हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। फिर स्वागत है आपका एसएम लॉ क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार। जैसा कि हम जानते हैं अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार के विषय में प्रावधान करता है। अगर जो मैं बात करूं आर्टिकल 14 की, तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता के विषय में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 15 यह प्रावधान करता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि रोकता है अनुच्छेद 15 कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद को रोकता है। अनुच्छेद 16 जो है यह लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और वहीं अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। इस तरह से हमने देखा कि जो समानता का अधिकार है उसके विषय में जो प्रावधान है कुल 5 अनुच्छेदों में प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। आज हम डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 14 को। तो यह कहता है विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और इसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति को, अंडरलाइन कर लेना, किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो पहली चीज याद रखना कि जो आर्टिकल 14 है इसका जो लाभ है वो सभी व्यक्तियों को मिलेगा, क्योंकि आर्टिकल 14 में जो वर्ड है, जो शब्द है, वो व्यक्ति शब्द का यूज हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 14 का लाभ जो है भारत के नागरिकों और विदेशी दोनों को जो है मिलेगा। दूसरी चीज कहता है कि विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, यानी कि एक तरह से देखा जाए आर्टिकल 14 में सेल वर्ड का यूज हुआ है, अनुच्छेद 14 में जो है सेल शब्द का यूज हुआ है। इससे यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 14 जो है वो आज्ञापक है, यानी कि मैंडेटरी है। कोई भी सरकार, कोई भी राज्य अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं कर सकता, इसका अपालन नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर टर्म जो यूज हुआ वो सेल वर्ड यूज हुआ। तो इसका मतलब यह है कि ये जो है मैंडेटरी है। दूसरा, आप जब देखेंगे तो यहां पर कहा कि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, यानी कि यहां पर 2 सूक्ति हम देखेंगे, 2 मैक्सिम हम देखेंगे। एक है विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता। तो याद रखना ये वाला जो है विधि के समक्ष समता हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया है, यानी कि इंग्लिश लॉ से इसको जो है लिया गया है। और जो प्रोफेसर डाइसी साहब हैं जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, उसका एक पक्ष है विधि के समक्ष समता। अब ये विधि के समक्ष समता है क्या? याद रखना जनरली ये एक नेगेटिव टर्म है। और नेगेटिव टर्म कैसे है? ये किसी भी तरह के विशेष छूट या किसी भी तरह के विशेषाधिकार को मना करता है। और यह कहता है क्या कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। विधि के समक्ष समता का क्या अर्थ है? कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति सामान्य न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन है। यानी कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो कानून से ऊपर नहीं हो सकता और हर व्यक्ति सामान्य न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन है। ये जो विधि के समक्ष समता है ये क्या कहता है? स्पेशलिटी को मना करता है। किसी को विशेषाधिकार नहीं होंगे, किसी को विशेष छूट नहीं होंगी, बल्कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष जो है सब क्या है? कानून के समक्ष समान होंगे। वहीं हम इसकी जब दूसरी मैगजीन को देखेंगे कि विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये एक पॉजिटिव टर्म है और इसको हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। इस टर्म को हमने, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि विधि के समक्ष समता कौन से संविधान से लिया? इंग्लैंड के संविधान से। और विधियों का समान संरक्षण ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। ये एक पॉजिटिव टर्म है।
ये कहता है समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना। समान के साथ समान व्यवहार करना समानता है। असमान के साथ समान व्यवहार करना, असमान के साथ समान व्यवहार करना, यह असमानता है, यह विभेद है, यह मनमानापन है। समान के साथ समानता, समान के साथ समान व्यवहार, यह समानता है। तो इसका कहता है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, यानी कि समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार, और समानतः अवस्थित व्यक्तियों का समान विधियों के अधीन होना तथा उन पर समान विधियों का लागू होना। यानी कि जो समान है तो इक्वल के साथ इक्वल बिहेव करो, समान के साथ समान व्यवहार, ये क्या है? ये समानता है। अब समान के साथ समान व्यवहार कैसे करें? याद रखना, आर्टिकल 14 क्लास लेजिस्लेशन को मना करता है, वर्ग विधान को मना करता है, लेकिन क्लासिफिकेशन को परमिट करता है। कहता है कि डायरेक्ट क्लास बनाओगे उसको मना करता है, लेकिन क्लासिफिकेशन करके क्लास बनाओ, क्लासिफिकेशन करके क्लास बनाओ। तो इसके लिए जब आप देखोगे तो यहां पर एक केस आप पढ़ोगे, काठी रैनिंग वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र का केस है जो 1952 का केस है, और वहीं दूसरा केस है आर के डालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर 1958 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूल्स प्रतिपादित किए थे कि जब भी आप क्लासिफिकेशन करके क्लास बनाओगे तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन करोगे, युक्तियुक्त वर्गीकरण करोगे, और इसके लिए दो चीजें बताई। पहले कहा कि ऐसा क्लासिफिकेशन जो है इंटेलिजिबल डिफरेंसिया पर, यानी कि बोधगम्य अंतरक पर आधारित होना चाहिए। एक ऐसा अंतर होना चाहिए जो समझ में आए कि जो लोग क्लास के अंदर रहे हैं और जो क्लास के बाहर रहे उनमें जो है क्या अंतर है, और ऐसे अंतरक तथा प्राप्ति योग्य उद्देश्य के मध्य तार्किक संबंध होना चाहिए, यानी कि रेक्सस नेक्सस जो है इसके अंदर जो है होना चाहिए। ये वाली बात जो है इन दो केसेस में कही कि आप जो है क्लासिफिकेशन करके क्लास बनाओ, लेकिन जो क्लासिफिकेशन करके क्लास बना रहे हो उसमें इंटेलिजिबल डिफरेंसिया होना चाहिए और रेक्सस नेक्सस होना चाहिए। एपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य 1974 का केस है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने समता का एक नया आयाम प्रतिपादित किया, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है ये, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला केस है। ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य 1974 का केस है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? इस न्यायालय ने समता के अधिकार को जो है एक नया आयाम दिया, समता के अधिकार को एक नया आयाम दिया, और यह कहा कि समता और मनमानापन एक दूसरे के शत्रु हैं। ईपी रोयप्पा वर्सेस तमिलनाडु राज्य में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि समता और मनमानापन एक दूसरे के शत्रु हैं। जहां किसी व्यक्ति का कार्य मनमाना होगा वहां समता का उल्लंघन होगा, और मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 14 जो है प्रदान करता है। यानी कि यहां पर यह कहा कि मनमानापन और समानता एक दूसरे के शत्रु हैं। जहां पर भी कभी कार्य मनमाना होगा वहां पर समता का जो है उल्लंघन होगा, और अनुच्छेद 14 जो है वो मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। जो ये केस, ये डिसीजन आया, और ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य के बाद में जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये नीचे दिए गए वाद हैं इन वादों में जो है लागू करा। जो ईपी रोयप्पा का निर्णय जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मेनका गांधी बनाम भारत संघ का वाद है 1978 का, इसमें लागू किया गया। आरडी शेट्टी बनाम एयरपोर्ट अथॉरिटी एआईआर 1970 का केस है, इसमें लागू किया गया। अजय हासिया बनाम खालिद मुजीब का केस है, इसमें लागू किया गया। नरगिस मिर्जा बनाम एयर इंडिया का केस है, इसमें लागू किया गया। यानी कि ईपी रोयप्पा के केस में जो डिसीजन आया है उसे बार बार सुप्रीम कोर्ट ने जो है लागू किया है। इसी के साथ हम एक नया केस देखते हैं, टी सरीथा वर्सेस वेंकट सुबैया 1983 का केस है, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का केस है। इस केस में क्या हुआ था, जब आप हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 को पढ़ोगे जो दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की बात करती है, तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह कहा कि जो धारा 9 है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 जो है उसको जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, और यह कहा कि यह आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 का जो है ये वायलेशन करती है, आर्टिकल 21 का जो है वायलेशन करती है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एचएमए यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा जो है 9 को जो है असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है डिक्लेयर कर दिया। लेकिन
ये केस याद रखना, टी सरिता वर्सेस वेंकट सुबैया में सेक्शन 9 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, बार बार पूछे जाने वाला है। वहीं सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्ढा AIR 1984 का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के डिसीजन को ओवर रूल करते हुए कहा कि सेक्शन 9 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। भैया ये तो आज के दौर की जरूरत है, क्योंकि ये विवाह को तोड़ने वाली नहीं बल्कि विवाह को बचाने वाली धारा है। इसी तरीके से जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए कि भारत की जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, हरियाणा राज्य में एक नियम बना कि जिस व्यक्ति के 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको पंचायत का चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उनको निर्योग्य बना दिया जाएगा। अब इस नियम को जो है चैलेंज किया गया जावेद वर्सेस हरियाणा राज्य में। जावेद वर्सेस हरियाणा राज्य में जो ये 2 या 2 से अधिक बच्चे वालों को पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई, इसे वैध माना गया और ये कहा कि ये नियम जो है ये संवैधानिक है, क्योंकि ये जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए ये नियम जो है आया है। इसी तरीके से एक केस आप पढ़ेंगे, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस ब्रजोनाथ गांगुली AIR 1956 का केस है। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि जो नेचुरल जस्टिस है, प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है वो अनुच्छेद 14 में समाहित है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो इंक्लूड है अंडर आर्टिकल 14 में। इसी तरीके से एक केस आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है, डैनियल लतीफी वर्सेस भारत संघ AIR 2002 का केस है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 को जो है वैध माना, इसको जो है वैलिड जो है डिक्लेयर किया गया। इस तरीके से हमने जो है आज आर्टिकल 14 में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें पढ़ने की कोशिश की है। आप जानते हैं कि ये क्रैश कोर्स है और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वन लाइनर के हिसाब से वो जो है पढ़ाई जा रही है, वो समझाई जा रही है, उनको डिस्कस किया जाता है। फिर मिलते रहेंगे इसी तरह से और नई अगली वीडियोस के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।